Bismillahirrahmanirrahim. So in this video we are going to talk about really small topics that are related to the JCAT, उसकी जो ऑब्स और गायनी है उससे रिलेटेड. तो बेसिकली जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये आती है सबसे पहले. लेट्स स्टार्ट विद फाइब्रॉइड्स. तो जो फाइब्रॉइड्स होते हैं लियोमायोमास होते हैं या लियोमायोसार्कोमा, इसमें उन्होंने MCQ पूछा हुआ है कि वो किस टिश्यू से ओरिजिनेट करते हैं. तो दे ओरिजिनेट फ्रॉम मीसेनकाइमल टिश्यू. फिर MCQ आ सकता है कि डायग्नोज कैसे करते हैं. तो वी नो कि ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज करते हैं फाइब्रॉइड्स को, बट एक्सेप्ट फॉर सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स होते हैं ना, उनके लिए वी विल हैव टू सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी या फिर हिस्टेरोस्कोपी के ज़रिए जो है वो उनको विजुलाइज करना होगा. ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड से सब म्यूकोजल जो है वो नहीं नज़र आते, बाकी सारी टाइप्स नज़र आ जाती हैं. और फिर वी नो कि इनके लिए हम जो है वो ट्रीटमेंट में देयर इज़ नो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. इट डिपेंड्स ऑन के ग्रुप कौन सा है. कि GnRH एनालॉग्स दे सकते हैं हम पेन के लिए, NSAIDs वगैरह दे सकते हैं. देन वी कैन गो फॉर हिस्टेरेक्टमी या मायोमेक्टमी अगर जो है वो फैमिली कंप्लीट हो चुकी है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ के SIS और हिस्टेरोस्कोपी कौन से फाइबर्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. बाकी टिपिकल सिनेरियो आएगा तो वो आप डायग्नोज कर लेंगे कि जो यूट्रस होता है दैट इज़ बेसिकली इरेगुलर होते हैं एंड दे आर यूजुअली नॉन टेंडर, बट दे कैन बिकम टेंडर व्हेन एस्ट्रोजन इज़ हाई. इनकी जैसे कि राइट बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्री मेंस्ट्रुअल या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. और प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो इनकी रेड डीजेनरेशन या रेड निक्रोसिस एक चेंज होती है, वो हो सकती है जिसमें सिवियर पेन होता है. तो दिस इज़ अबाउट द फाइब्रॉइड्स. फिर आ जाता है एडिनोमायोसिस. तो एडिनोमायोसिस का ये पॉइंट है कि इसको आप डायग्नोज कैसे करेंगे, MRI. ठीक है, एडिनोमायोसिस को डायग्नोज करने के लिए मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इज़ MRI अकॉर्डिंग टू MTB. बट डेफिनेटिव डायग्नोसिस वो विजुलाइजेशन पर ही होगा जब स्पेसिमेन पास आएगा, मतलब कि हिस्टेरेक्टमी के बाद. बट द टेस्ट इज यू कैन डू इज़ MRI. और इसमें वही होगा कि जो यूट्रस होगा वो यूनिफॉर्मली इनलार्ज होगा और बॉगी होगा और टेंडर सा होगा. एंड दे अकर इन मल्टी पैरस वुमेन. इसका जो क्लासिकल होता है दैट इज़ एन ओबीज नलिफेरस वुमेन फॉर फाइब्रॉइड. इसके लिए है वी हैव अ मल्टी पैरस वुमेन. अच्छा, फिर जो इम्पॉर्टेंट आ जाता है दैट इज़ के एंडोमेट्रियोसिस. तो एंडोमेट्रियोसिस का टिपिकल सिनारियो है कि डिस्मेनोरिया होता है, डिस्केजिया होता है, डिस्पेरूनिया होता है एक फ़ीमेल को, और सब फर्टिलिटी की कंप्लेन है. सब फर्टिलिटी क्या होता है कि 12 मंथ्स या 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बावजूद अनएबल टू कंसीव. अच्छा, तो इसका डायग्नोसिस कैसे होता है. इसका डायग्नोसिस होता है डायरेक्ट विजुअलाइजेशन वाया लैप्रोस्कोपी. अच्छा, यानी कि इन सब के डायग्नोस्टिक टेस्ट ना तीनों के अलग हैं. एंड तो मतलब फाइब्रॉइड का ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड था और SIS था, और एडिनोमायोसिस के लिए MRI था. इसके लिए लैप्रोस्कोपी में हम डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करते हैं. तो हमें क्या नजर आएगा, हमें गन पाउडर अपीयरेंस नजर आएगी. ये टर्म MCQ में यूज़ हुई है. और ओवरी पे होगा तो चॉकलेट सिस्ट होंगी. और डेफिनेटिव इसका ट्रीटमेंट हमारे पास यही है कि डिपेंडिंग ऑन दी ऑप्शंस NSAIDs यूज़ कर सकते हैं, GnRH एनालॉग्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम एरोमेटेज इनहिबिटर्स जो हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर जो अगला सिनेरियो आता है दैट इज़ कि एक पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ एक पेशेंट आई है, या लेट्स से 58 ईयर ओल्ड वुमेन है, ओल्ड पेशेंट है और उसको ब्लीडिंग हो रही है, पेरीमेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल. तो उसका एल्गोरिथम पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपने क्या करना है. सबसे पहले वी हैव टू डू अ पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन. पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन पे ग्रोथ नज़र आई है तो पंच बायोप्सी करेंगे. ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर हम अच्छा, ऑप्शंस में यूजली पर स्पेकुलम नहीं होता, वैसे बेसिक है. ऑप्शंस में आपको ऑप्शन होते हैं ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, बायोप्सी करेंगे क्या. तो यू विल स्टार्ट विद ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड. बेसिकली आप ये एल्गोरिथम याद रखें, पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन पे ग्रोथ है तो पंच बायोप्सी करते हैं, वरना उसके बाद ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करें. उसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस देखें. एंडोमेट्रियल थिकनेस को हमने देखना है कि ये लेस देन 4 mm है या फिर ये मोर देन 4 mm. लेस देन 4 mm है तो दैट्स प्रॉबेबली एट्रोफिक ब्लीडिंग, एट्रोफिक एंडोमेट्राइटिस है इस पेशेंट को. ठीक हो गया. लेकिन अगर 4 mm से ज़्यादा है तो दैट इज़ के थिकनेस हो गई है, कि एंडोमेट्रियल थिकनिंग है. तो उसके लिए वी डू एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन. ये जो एस्पिरेशन होता है ये एक सिंपल OPD प्रोसीजर होता है. और लेकिन लेट्स से कि ये जो है वो नॉर्मल आई है एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन, हमें उस पर कुछ मिला नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, देन वी आर गोना डू फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्रेफरेबली विद अ हिस्टेरोस्कोप, जिसको हम कहते हैं कि हम एक प्रॉपर बायोप्सी का सैंपल निकालेंगे क्यूरेटाज करके. फ्रैक्शनल क्यूरेटाज करेंगे
विद अ हिस्टेरोस्कोप। अभी जो हम फ्रैक्शनल क्यूरेटाज विद अ हिस्टेरोस्कोप कर रहे हैं, दिस इज गोल्ड स्टैंडर्ड। तो ये MCQ पॉइंट पता होना चाहिए कि गोल्ड स्टैंडर्ड इज अ फ्रैक्शनल क्यूरेटाज विद अ हिस्टेरोस्कोप, या फिर इसी जगह लिखा हो सकता है एंडोमेट्रियल बायोप्सी। लेकिन सबसे पहले आपने पर्सपेक्टिवम एग्जामिनेशन पे ग्रोथ ढूंढनी है, फिर ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड करना है, फिर आपने एस्पिरेशन एंड बायोप्सी की तरफ जाना है। तो दिस इज द अप्रोच फॉर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर तरह के एग्जाम में आता है, ये FCPS में तो MCQ लाजमी आया हुआ बार बार कि ऑर्डर क्या होता है प्यूबर्टल डेवलपमेंट का। तो सबसे पहले पता होना चाहिए ग्रोथ स्पर्ट, देन थैलार्की, देन प्यूबार्की, देन पीक हाइट वेलोसिटी एंड देन मेनार्की। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं बच्चे इनका ऑर्डर हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं। ऑब्वियसली यू आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड इन एन एग्जाम। तो पता होना चाहिए कि सबसे पहले ग्रोथ स्पर्ट होगा, देन ब्रेस्ट डेवलपमेंट, देन प्यूबिक हेयर, उसके बाद सबसे पहले एक सर्टन हाइट वेलोसिटी अचीव होगी और उसके बाद मेनार्की स्टार्ट होगी। लाइक मेनार्की इस ऑर्डर में एंड पर है और ग्रोथ स्पर्ट के बाद थैलार्की के बाद प्यूबार्की है और फिर हाइट वेलोसिटी। अब इसमें ऑर्डर इस तरह होता है कि थैलार्की और प्यूबार्की के दरमियान मेनार्की डाला होता है, या थैलार्की प्यूबार्की के बाद मेनार्की डाला होता है, हाइट वेलोसिटी एंड में लिखा होता है, तो वो उस वक्त सही लग रहा होता है। बट ऑलवेज रिमेंबर मेनार्की एंड में है, ग्रोथ स्पर्ट से स्टार्ट हो रहा है, देन थैलार्की, देन प्यूबार्की, देन हाइट वेलोसिटी। मैंने कुछ 6 दफ़ा बोल दिया अब। अच्छा इसके अलावा आता है क्वेश्चन प्राइमरी एमेनोरिया का। ठीक है, तो प्राइमरी एमेनोरिया में अप्रोच ज़रूर पता होनी चाहिए, तो उससे सारे MCQ सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्राइमरी एमेनोरिया में जब पेशेंट आई है तो इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि अगर 14 ईयर ओल्ड है और उसमें जो है वो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नहीं डेवलप हुए 14 ईयर ओल्ड में, तो हम उसे कहेंगे, या फिर अगर 16 ईयर ओल्ड में कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो गए हैं और उसको अभी तक मेनार्की नहीं हुई तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी एमेनोरिया। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द अप्रोच। सबसे पहले हमने नॉर्मल देखना है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नॉर्मल है या नहीं ऑन एग्जामिनेशन। इफ़ नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट मतलब कि टैनर स्टेजिंग 1 या 2 से आगे ही है, तो अगर 1 दी हुई दैट मीन्स कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं है, जो टर्नर्स में दी होती है इन्होंने। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि थैलार्की अचीव हो गई है। थैलार्की अचीव हो गई है, देन यू कैन सी अप्रोच है कि अब हार्मोन्स का बताती हूँ। यूट्रस इज प्रेजेंट और नॉट, आपने अल्ट्रासाउंड पे देखना है कि यूट्रस है या नहीं है। अब लेट्स से उसका यूट्रस है, उसकी थैलार्की भी है और उसका यूट्रस भी आपको नॉर्मल मिला है और उसको क्रिप्टोमेनोरिया मतलब कि हर मंथ पेन हो रहा है बट शी इज़ नॉट हैविंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो या तो वो इम्परफोरेट हाइमन है या फिर वो ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम है और वो कुछ नहीं होता। और ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम का बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज MRI। अच्छा, इम्परफोरेट हाइमन एग्जामिनेशन पे आपको इंट्रोइटिस से ब्लूइश बल्ज नजर आएगा, दैट प्रोट्रूड्स आउटवर्ड वेल्साल्वा, तो डायग्नोसिस बन गया। Transverse vaginal septum is present in upper vagina and local examination is normal. You confirm it on MRI, not on ultrasound. Like you prefer MRI over an ultrasound. You can definitely do an ultrasound. तो ये हो गया कि अगर थैलार्की भी है और यूट्रस भी प्रेजेंट है तो इन दोनों के अलावा और कोई डायग्नोसिस है ही नहीं। आपने अपने माइंड में यही सिनेरियोस रखने हैं। लेट्स से कि नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट बट यूट्रस इज एब्सेंट। ठीक है, नाउ जो है वो द इशू राइजेस कि अब क्या करें। अब आपने देखना है प्यूबिक हेयर, गोनाड्स, सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल एंड देन कैरियोटाइपिंग एंड में आते हैं, दैट इज फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो यूट्रस नहीं है, प्यूबिक हेयर लेट्स से नॉर्मल हैं, प्यूबिक हेयर नॉर्मल है मतलब प्यूबार्की भी अचीव हो गई है। ठीक है, एंड्रोजन सही काम कर रहे हैं। प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंड्रोजन, सो दे आर वर्किंग प्रॉपर्ली। कोई एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम या एंड्रोजन रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब है कि मुलेरियन एजेनेसिस है प्रॉबेबली, जिसमें यूट्रस नहीं डेवलप होता बिकॉज जो पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट्स हैं उनका कॉर्डल पोर्शन जो है उसमें डिफेक्ट होता है, वो नहीं फ्यूज़ होता सही से या वो डिफिशिएंट होता है, तो यूट्रस और अपर वजाइना डेवलप नहीं होता। तो ये डायग्नोसिस हमारे पास मुलेरियन एजेनेसिस ही बनेगा और कोई डायग्नोसिस बन ही नहीं सकता। इफ़ द यूट्रस इज एब्सेंट एंड प्यूबिक हेयर आर प्रेजेंट देन इट्स मुलेरियन एजेनेसिस। अब इसमें क्या होता है, ओवरीज नॉर्मली डेवलप होती हैं बिकॉज दे आर डेवलप फ्रॉम द क्रेनियल पोर्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स। नहीं सॉरी, ओवरीज आर नॉट डेवलप फ्रॉम देयर। ओवरीज हैं हमारे पास जो कॉर्ड्स होते हैं वहीं से डेवलप हो जाती हैं, वो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से नहीं बनती। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से सिर्फ हमारे पास यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना बनता है, तो उसका डिफेक्ट है। तो मुलेरियन एजेनेसिस है, ओवरीज नॉर्मल होंगी और फीमेल रेंज में होगा टेस्टोस्टेरोन, उसका कोई इशू नहीं है, और XX कैरियोटाइपिंग होगी। नाउ लेट्स से दैट थैलार्की अचीव नहीं हुई, नॉट थैलार्की सॉरी प्यूबार्की या फिर एड्रेनार्की प्यूबार्की अचीव नहीं हुई, तो एब्सेंट है प्यूबिक हेयर, तो एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम है। एंड्रोजन्स हैं बट दे आर नॉट एक्टिंग प्रॉपरली, दे आर अनएबल टू एक्ट।
तो एंड गोनैड में आपको इस केस में टेस्टिस मिलेंगी एंड दिस इज़ बेसिकली अ मेल, टेस्टोस्टेरोन मेल रेंज होगा XY कैरियोटाइप। तो ये आपके पास AIS का डायग्नोसिस बन गया इन सारी चीज़ों से। अब होता है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं है। अगर ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं है तो माइंड में बच्चों की टर्नर्स आता है, बट और भी कॉजेज हो सकती हैं। आपने सबसे पहले FSH देखना है। FSH अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ऊपर से जो हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी वो नॉर्मल काम कर रहे हैं। FSH ज़्यादा क्यों होता है? जब आगे से एस्ट्रोजन नहीं रिलीज हो रहा होता जिसको नेगेटिव फीडबैक करे, तो मतलब वो ओवेरियन फॉलिकल का मसला है, ओवेरियन फेलियर है। तो अगर साथ में अगर उसको शॉर्ट हाइट है और स्टिग्माटा भी प्रेजेंट है, वेब नेक वगैरह, तो वो टर्नर्स है अनलेस प्रूवन अदरवाइज। और अगर वो टॉल है तो दैट्स प्रोबेबली एनी अदर गोनैडल डिसजेनेसिस लाइक स्वेयर सिंड्रोम। तो यू हैव टू डू अ कैरियोटाइप टू कंफर्म। बट अगर FSH कम है, मतलब ऊपर से इशू आ रहा है पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस का, तो या तो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, अगर उसकी हाइट भी शॉर्ट है, मतलब कि पिट्यूटरी या सही से काम ही नहीं कर रहा, सारे हार्मोन्स का इशू है, या फिर अगर वो टॉल है तो कॉलमन है, उसमें साथ में एनोस्मिया भी गिवन होगा। तो ये अप्रोच ज़रूर पता होनी चाहिए कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट अगर नॉर्मल ना हो, यू कैन गो फॉर FSH. If it is high, then either it is Turner's or Sware. You're going to look at the height and other stigmata for that. And if it is low, then this is because of pituitary hypothalamus का issue. Then you're going to look at the height. अगर short है तो constitutional issue है, अगर tall है तो probably common होगा, but कोई और भी हो सकता है। अच्छा, अब आगे points हैं कि best investigation for transverse vaginal septum अभी मैंने बताई थी MRI, ठीक है। उसमें हम कोई भी coexistent urinary renal abnormalities भी देख सकते हैं। टैनर स्टेज 1 है, शॉर्ट हाइट है। टर्नर स्टेज 1 मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं है। FSH जिसमें प्रॉबली रेज्ड होगा, शॉर्ट है मतलब टर्नर्स, ठीक है। FSH अगर हाई है तो टर्नर्स, FSH अगर लो है तो फिर आप